नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना लागू करने के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ है। सुबह से ही बिहार में कई जगह सड़कों पर छात्र निकले। हालांकि अब ज्यादातर जगह शांति है। आपको बता दें कि पटना के मसौड़ी में बंद समर्थक उग्र हो गए और इन छात्रों ने तारेगना स्टेशन के जीआरपी पर कब्जा कर लिया और कई गाड़ियों में आग भी लगाई। वहीं वहां 7 राउंड की फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर और उसके बाद पुलिस ने भी अपने बचाव में अंधाधुंध फायरिंग की। मसौड़ी के जीआरपी में छुपकर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। तो इतनी हिंसा जो देखने को मिली वो पटना के मसौड़ी में था। इसके अलावा बिहार के जहानाबाद के टेहटा ओपी पर पथराव किया गया और बंद समर्थकों ने जो वहां पे जब्त वाहन थे उनमें आग लगा दी। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज बिहार बंद रहा है और बिहार बंद के समर्थन में आरजेडी समेत सभी विपक्षी दल हैं। सरकार के सहयोगी हम का भी इस बंद को समर्थन है। हर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती भी की गई, लेकिन इस सब के बावजूद हिंसा देखने को मिली। रेलवे स्टेशनों पर खासतौर पर पुलिस ने अपनी नजर बनाए रखी है। कल की घटना जो दानापुर रेलवे स्टेशन पर हुई है, उसमें वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोगों ने 170 लोगों की पहचान करके नेम्ड एफआईआर किया है और उसमें से 46 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और बाकी लोगों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, कुछ कोचिंग संस्थानों का वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप मैसेज मिला है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो जो मिला है कुछ कोचिंग संस्थानों का, उनके आधार पर हम लोग उनकी भूमिका का भी सत्यापन कर रहे हैं और जिन कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें पाई जाएगी उनके विरुद्ध हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। और इस हिंसा के दौरान पटना स्टेशन पर क्या माहौल रहा, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। दिनों के दौरान जमकर हिंसा के बाद आज हर रेलवे स्टेशन पर आपको पुलिस के जवान, पुलिस अधिकारी भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ देर पहले यहाँ पर डीजीपी थे जो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हर स्टेशन पर जो है हजारों की संख्या में वो यात्री भी हैं जिन्हें कहीं जाना है, या तो उनका ट्रेन रद्द हो गया है या वो ट्रेन जो है वो देरी से चल रही है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग को कहाँ जाना था, कितना देर से बैठे हुए हैं? दिल्ली जाना था, कल से बैठे हुए हैं। कल से आके बैठे हुए हैं 6 बजे से। तो ट्रेन कब जाएगी? ट्रेन क्या जाएगी जब तक कोई रद्द है, बैठे हुए हैं इसे, अब क्या करें। क्या आप लोग? इधर मैं इलाहाबाद जाना वाला था, कल से यहीं पे बैठा हूँ। ट्रेन आज की 30 रद्द हो गई है। अब हमें कोई ऑप्शन भी नहीं है जाने के लिए कि क्या नाम है कोई ट्रेन हो या यहाँ जाए। कल शाम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब लास्ट मोमेंट चल रहा है कि पैसा भी जेब का जो बचा हुआ था वो खा करके बाहर। अब समझ में नहीं आ रहा कि अब ये आज अगर नहीं गए हम दिल्ली तो पैसा भी खत्म होगा, कल कैसे जा पाएंगे। अब ये समस्या समझ में नहीं आ रही। आप लोग को कहाँ जाना था, कब से बैठे हुए हैं? सुबह से बैठे हैं, 4 बजे से। जम्मू जाना था, ट्रेनें कैंसिल है। तो अधिकांश लोगों का यही कहना है, यही शिकायत है कि जहां उन्हें जाना था या तो ट्रेन रद्द हो गई है या ट्रेन जो है वो देर से चल रही है। किसी को मालूम नहीं कि वो ट्रेन आखिर कब आएगी। लेकिन बिहार में रेलवे स्टेशनों या रेलवे की संपत्तियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरीके से बिहार सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलता को दर्शाता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने आज जिस प्रकार से सब जगह फोर्सेज, बिहार पुलिस के जवानों, अधिकारियों को लगाया हुआ है, शायद अगर पिछले 3 दिनों में भी उन्होंने वही मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद ये नौबत आज इतने हजारों की संख्या में यात्रियों को ये मुश्किलों का सामना ना करना पड़ता। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आपको बता दें कि रेलवे ने ट्रेनों को आवाजाही को लेकर के कुछ फैसले लिए हैं। जो पूर्व मध्य रेलवे है उसने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रेनों को लेकर जो बड़ा फैसला है इसमें आज रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ही ट्रेनें चलेंगी और उसके बाद ट्रेनें नहीं चलेंगी। आपको बता दें कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि कल सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक ट्रेनें बंद रहेंगी।
और अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर ही दिख रहा है। बिहार जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हैं और यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला। अग्निपथ योजना के खिलाफ में जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है, उसके चलते आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो ट्रेनों पर पड़ा है और ख़ास तौर पर जो बिहार जाने वाली ट्रेनें हैं उन पर पड़ा है। इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आप तस्वीर देखिए, बड़ी तादाद में जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म पर फंसे हुए हैं और जो बिहार जाने वाली ट्रेनें हैं वो तकरीबन जो है वो 69 के करीब में कैंसिल हो चुकी हैं। और अगर बात करें देश भर के अलग अलग जगहों पर जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं वो तकरीबन अभी तक 350 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो इसके चलते अब जो प्लेटफॉर्म पर भीड़ है और जो परेशान यात्री हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। ये आप देखिए कि ये बेचारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर तकरीबन 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि यहाँ पर फंसे हुए हैं। खाने पीने के सामान से लेकर यहाँ पर रहने तक की इनको मुश्किलें आ रही हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, कब से आप यहाँ पर फंसे हैं? कहाँ पर जाना है आपको? कल से फंसे हैं सर, हम लोग के जाना है हिलसा इस्लामपुर पटना जाना है। हाँ। फिर अभी कोई गाड़ी की सूचना नहीं मिल रहा, कैंसिल बता रहा है 10-12 गाड़ी सब। हम लोग के कोई व्यवस्था है नहीं सर। बच्चे आपके साथ इतने हैं, इनका खाने पीने के कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है सर। हम लोग के ऐसी सब सुतल है, देख रहे हैं सर। साधन नहीं, इधर कमाएंगे खाएंगे, इधर साधन नहीं है, घर जाने का नहीं साधन है। भूखे प्यासे बैठ रहे हैं 3 दिन से। ये जो परिवार है ये हरियाणा से आया हुआ परिवार है और यहाँ पर आप देखिए कि रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए इनके साथ में बच्चे हैं। कल रेल मंत्री ने भी जो है वो अपील किया बच्चों से और ये छात्रों से कहा कि वो इस तरीके से तोड़ फोड़ न करें। आप लोग कहाँ जा रहे हो भाई? बिहार जी। तो ट्रेन क्या है? ट्रेनें बंद है बिहार के लिए, प्रॉपर रद्द है सर ट्रेन। अच्छा, सब कर दी गई है, सब बंद हो गई, सब चल रही है। लेकिन बिहार से क्या करोगे फिर? सब यहीं पे सब रहते हैं, कोई नहीं जा पाता है। ट्रेन ही सब चल रही है, यहीं पे सोएंगे प्लेटफार्म पे ही। देखिए सब सामान ले लेके, सब बच्चे ले लेके कैसे बैठ रहे हैं 2-3 दिन से। कल से भी ट्रेन रद्द कर दी गई, आज भी ट्रेन रद्द कर दी गई है। लेकिन अब इसका जवाब जो है वो हमारे पास में भी नहीं है कि आखिर ट्रेन कब चलेगी। रेलवे का ये कहना है कि जब कानून व्यवस्था की स्थिति इसमें सुधार होगा तभी वो ट्रेन चला सकते हैं, क्योंकि उससे अगर इस समय ट्रेन हम चलाते हैं वो तो उससे यात्रियों के जान माल की सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल बन सकती है। तो इसी के चलते जब तक बिहार और देश के अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा तब तक जो है वो यात्रियों की परेशानी शायद कम न हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। उधर बिहार में बीजेपी कार्यालयों पर हुई हिंसा के बाद बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। उन्होंने कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ऐसी घटनाओं को रोका नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उधर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रशासन को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए
सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, वो एक गठबंधन के बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। निश्चित रूप से ये आप कह सकते हैं कि गठबंधन में और भी ज्यादा गांठें ऐसे जो दोनों की एक दूसरे के लिए जो वाणी है, ये तो समझा जा सकता है कि संजय जायसवाल अगर दुखित हैं और आहत हैं तो उसका कारण साफ नजर आता है कि वो कल अपने बेतिया स्थित घर में बैठे हुए थे और उस समय उनके घर पर हमला हुआ। न केवल उनके घर पर हमला हुआ बल्कि उसी शहर में कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं उनके घर पर भी हमला हुआ और साथ ही साथ कई जगहों पर बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ। और कई जगहों पर तो ऐसे भी खुद संजय जायसवाल ने फुटेज दिखाए कि मधेपुरा में 300 के करीब पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब बात यह है कि ललन सिंह ने जब ऐसा बयान दिया है, उनकी काफी प्रतिक्रिया जो है आप कह सकते हैं कि तीखी रही है, क्योंकि मानसिक रूप से उन्होंने संजय जायसवाल को असंतुलित बताया है। तो उससे तो साफ लगता है कि जनता दल यू जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा भाव देने की स्थिति में नहीं है। ये बात भी छिपी नहीं है कि जिस प्रकार से सेना में नए भर्ती के इस अग्निपथ नामक नीति को नीतीश कुमार ने डिसअप्रूव किया है, उनकी पार्टी ने खुलकर इस मामले में ट्वीट किया, बयान भी दिया। ललन सिंह ने ही बयान दिया था जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उससे लगा कि कहीं ना कहीं छात्रों को हिंसा के लिए एक मौन सहमति भी है, क्योंकि प्रशासन जो है पिछले 3 दिनों के दौरान अधिकांश जगहों पर यह देखा गया कि वो मूक दर्शक बनी हुई थी। हालांकि ये बात अलग है कि कल शाम में आप कह सकते हैं कि बीजेपी के दबाव के कारण प्रशासन को अब चुस्त दुरुस्त रहने के लिए कहा गया और जिसके कारण आज हिंसा की उतनी कम घटनाएं या सीमित घटनाएं हुई। अंजलि जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि इस वक्त जो बीजेपी है वो नाराज नजर आ रही है, उसका कुछ दबाव भी है सरकार के ऊपर और आज थोड़ा सा ज्यादा मुस्तैद नजर आए हैं पुलिस वाले। हालांकि हिंसा की छिटपुट खबरें आती रही हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कल अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन हुए और उसके बाद यूपी पुलिस ने अब तक 260 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। कल यूपी के अलीगढ़, मथुरा और आगरा में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। लगभग 5 बसों में तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसमें लगभग 10 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की अलीगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त अलीगढ़ में हैं। कल अलीगढ़ में कुछ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। हमारे साथ यहाँ के एसएसपी नैथानी हैं। नैथानी साहब, क्या अपडेट है अभी, क्या स्थिति है आपके ज़िले में? कल जो स्थिति थी उसको कल शाम 4 बजे तक ही, इनफैक्ट मैं कहूँगा 3:30 बजे पूरा कंट्रोल में ले लिया गया था। उसके बाद फ्लैग मार्च वगैरह हमने किए थे। टोटली पीसफुल है आज और डिप्लॉयमेंट पूरा है। कल जो हमारा फोर्स था, क्योंकि सिटी में अपना नमाज वगैरह भी थी और पूरे शहर में थी, सिटी सेंसिटिव है, वहाँ पे फोर्स था। ये कस्बा 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो अवेलेबल फोर्स था उसने पूरा अपना यहाँ पे काम किया है, मुस्तैदी से काम किया है और कोशिश किया जितना कम से कम डैमेज हो सके और कम से कम मिनिमम फोर्स में उनका काम चल जाए। उसके बाद जब इनको कंट्रोल किया गया है उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। 4 एफआईआर हम लोगों ने दर्ज करी हैं और इन एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारियां भी की हैं। डिटेन हम लोगों ने लगभग 60 लोग किए हैं, जिसमें 30 के लगभग को हम आज ही जेल भेज रहे हैं और बाकियों से भी इंटरोगेशन चल रहा है। और जो भी इसमें बैड एलिमेंट्स थे, इसमें जो नॉन एस्पिरेंट्स भी थे जो इसमें आ गए थे, उनको भी हम लोग चिन्हित करवा रहे हैं। आगे कार्रवाई लगातार। सर, आपकी जांच में क्या निकल कर के आया? क्या ये प्लानिंग हुई थी या फिर आउटबर्स्ट था कि लोग इकट्ठे हो गए और हिंसा शुरू हो गई? ये एक सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जिसमें एकाएक कुछ मैसेजेस यहाँ पे हुए। यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी हैं जो संचालक हैं कोचिंग सेंटर के, उनकी भी इसमें भूमिका रही। 9 ऐसे
संचालकों को भी हमने अरेस्ट किया है और ये जो ग्रुप्स थे इनका साइबर सेल जांच कर रही है। इसके आधार पर लगभग 20-22 नाम हमको और मिले। तो ये तफ्तीश अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ फ़ोटोज़ हमने लोगों को दिए भी हैं पब्लिक में कि अगर आप पहचान सकते हैं तो हमको बताइए, उस आधार पे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली। सर किस तरीके की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कुछ उसमें एस्पिरेंट्स हैं जो कि जिनका गुस्सा है प्रदर्शन करने के लिए? जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, देखिए उनका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इसमें उपद्रवी थे जिनका ना तो इससे कोई मतलब है एग्जाम से, उनको विशेष तौर से हम लोग फोकस करके उन पर कार्रवाई करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो बता रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो छात्र भर्ती होना चाहते हैं, उन पर थोड़ी सी कार्रवाई हल्की रह सकती है, लेकिन जो उपद्रवकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी अशोक माले के साथ अलीगढ़ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अग्निपथ स्कीम के विरोध में आक्रोशित युवाओं ने कुचमन स्टेशन पर पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। इस जगह पर मौजूद सब इंस्पेक्टर गंगाधर मौर्य घायल हो गए। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। मौके पर जीआरपी, आरपीएफ सहित जिला पुलिस तैनात कर दी गई है। तोड़फोड़ के बाद जो युवा थे वो मौके से फरार हो गए। अलीनगर थाना क्षेत्र के तारा जीवनपुरा चौकी इंचार्ज हैं गंगाधर मौर्य, जिनको चोट लगी है और अब वो अस्पताल में भर्ती हैं। अलीनगर थाना क्षेत्र के कुचमन स्टेशन पर ये घटना हुई है। तो कहीं बवाल हुआ है, कहीं पर शांति भी दिखी है। अग्निपथ पर बवाल हापुड़ में दिखाई दिया, लेकिन इसके खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें पुलिस प्रशासन जो वहां पहुंची उसने सूझबूझ दिखाई, उसने छात्रों को मिठाई खिलाई। छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और लौट गए। उधर इस सबके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक अहम बैठक हुई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 1.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल थे और इस बैठक में अग्निपथ योजना के बारे में अंदेशा है कि चर्चा की गई होगी। दरअसल ये बैठक इन पूरे प्रदर्शनों के बाद हो रही है और रक्षा मंत्री के घर पर हो रही थी और तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद थे। उधर रक्षा मंत्री के कार्यालय से आज एक ट्वीट आया, जिससे एक खबर मिली कि 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और सिविलियन डिफेंस के पदों पर रखा जाएगा। ये सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। ये अग्निवीरों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो लगातार जो गुस्सा फूट रहा है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे, उसे कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश दिखाई दे रही है। वहीं अग्निवीरों के लिए 4 साल बाद आरक्षण की जो बात हम आपको बता रहे हैं वो ये भी कहा गया है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं और असम राइफल है, उनमें भी आरक्षण होगा और ये आरक्षण भी 10% का ही होगा। ये जानकारी दरअसल गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके दी है कि 10% जो सीटें हैं वो इन्हीं अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी जो 4 साल का अपना टर्म पूरा करेंगे। उधर गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का भी निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। तो एक तरफ अपनी तरफ से सरकार अग्निवीरों के लिए राह आसान बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अग्निपथ योजना को मंजूर कर लें। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर इस अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और कहा कि 8 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार ने
जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। उधर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं का दर्द समझिए। 3 साल से भर्ती नहीं आई, दौड़ दौड़ कर युवाओं के पैरों में छाले पड़ गए। वे निराश हताश हैं। युवा एयरफोर्स भर्ती के रिजल्ट पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने उनकी स्थायी भर्ती, रैंक, पेंशन, रुकी भर्ती सब छीन ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कन्हैया कुमार युवा नेता क्या कह रहे हैं अग्निपथ के बारे में। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि पहले की प्रक्रिया को खत्म करने की वजह क्या है। उन्होंने कहा है कि ये सेना का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही, लेकिन साथ ही अपील की कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। आप सबसे पहले देश की जनता को यह बताइए कि इस योजना की जरूरत क्या है। उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को खत्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। ये दावा करते हैं। जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है। आप इसको मजाक मत बनाइए। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह? और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए। और जहां तक बिहार में हिंसा का सवाल है, सीधा सा एक कारण समझ लीजिए, ये नौजवान ना किसी के द्वारा लाए गए हैं, ना किसी के द्वारा बुलाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए सरकार से यह अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए, और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ति को मत जलाइए। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपीएमएसपी ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in इन पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पहले 10वीं के नतीजे घोषित किए गए और फिर शाम 4 बजे 12वीं के नतीजे भी जारी कर दिए गए। और यूपी बोर्ड के सचिव देवकांत शुक्ला से बात की हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता ने। प्रयागराज से आज उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है, हाई स्कूल का। हमारे साथ इस वक्त यूपी बोर्ड के सचिव श्री देवकांत शुक्ल जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि नतीजा कैसा रहा। सर, कितने % रिजल्ट घोषित हुआ है? और हाई स्कूल का रिजल्ट जो है इस बार 88.18% रहा है टोटल पूरा रिजल्ट जो है, और जो विगत वर्षों से 2011 के बाद से सर्वाधिक प्रतिशत वाला रिजल्ट रहा है। और इस बार जो सरकार का संकल्प था कि नकल विहीन परीक्षा कराने का पूरा संकल्प था, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि किसी भी दशा में नकल नहीं होगी, शुचितापूर्वक परीक्षा होगी, उसका पूरा संकल्पबद्ध रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव महोदया श्रीमती आराधना शुक्ला मैडम ने ये सारी व्यवस्था करी, और एक भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि हम कहीं नकल की कोई शिकायत नहीं मिली और न कोई पुनर्परीक्षा हुई। और पढ़ाई, चूंकि परीक्षाएं नकल विहीन हो रही हैं तो पढ़ाई भी हो रही, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए रिजल्ट उनके अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, आपकी बहुत से बच्चों ने जो है परीक्षाएं छोड़ी भी थी
और नकल के ही डर से शुरुआत में हिंदी की परीक्षा में और कई परीक्षाओं में ऐसा देखा गया था कि बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ दी थी। और कितने और इसके बाद ये हम जानना भी चाहेंगे कि कितने टॉपर में, क्या लड़के अव्वल रहे कि लड़कियां अव्वल रही, और कितने टॉपर्स रहे? ये टॉपर्स की सूची भी मैम ने बताया है, शेयर किया है आपको जो है। और उसमें जो टॉपर्स की सूची है हाई स्कूल की, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें कानपुर नगर के प्रिंस पटेल जी हैं, अभिनव इंटर कॉलेज के। दूसरे नंबर पे संस्कृति ठाकुर जी हैं, ये मुरादाबाद की सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी मुरादाबाद की हैं। दूसरे नंबर पे ही किरण कुशवाहा जी हैं, शिवाजी इंटर कॉलेज अर्रा कानपुर नगर की। और तीसरे नंबर पर अनिकेत शर्मा जी हैं, ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कन्नौज की हैं। तो बच्चियां भी हैं, लड़के भी हैं, और बच्चियां जितनी हैं टॉपर्स हैं वो उन्होंने मेहनत किया है, उनको भी बधाई है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। और कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा करने का जो संकल्प था, उसके कारण नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो रही है और अब सभी बच्चे अपना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ करके अच्छा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये बच्चे हमारे जो यूपी बोर्ड के हैं, प्रदेश में, देश में, पूरे विश्व में अपना नाम करेंगे। और आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक रोड शो कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में उपचुनाव हैं और उसी के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में उनके लिए वोट मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल आपको रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो किया था जिसमें वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के लिए वोट मांग रहे थे। और आज भी आपको वो नज़र आ रहे हैं नारायणा में, जहां पर वो अपना रोड शो कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके लिए सीधा राजेंद्र नगर की लेकर आ रहे हैं। राजेंद्र नगर का सीट पर उपचुनाव है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल आज आपको एक रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें 3 दिन तक कहा जा रहा है कि वो रोड शो करेंगे। आज दूसरा दिन है और ये जो उपचुनाव है वो जून 23 के लिए तय है, जिसमें दुर्गेश पाठक जो उनके साथ नजर आ रहे हैं इस वक्त रोड शो में, वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश से कई इलाकों में तबाही का मंजर है। 20 जून तक इसमें किसी तरह की राहत का आसार नजर नहीं आ रहा है। असम में 28 जिलों के 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से। 1 लाख लोगों ने राहत शिविरों में पनाह भी ली है। गुवाहाटी, दीमा हसाओ, गोलपाड़ा, होजाई, कामरूप में लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौत की खबर आ रही है। कुल 46 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। असम की बात करें तो 2 दिन में 12 लोगों की मौत हुई है। उधर मेघालय में 2 दिन में 19 लोगों की मौत हुई है। मेघालय में 1995 के बाद 24 घंटे में 972 मिलीमीटर की बारिश देखी गई है, जो कि काफी ज्यादा है। और त्रिपुरा में भी अगरतला में 6 घंटे के दौरान 145 मिलीमीटर की बारिश देखी गई है।
असम में बाढ़ का कहर जारी है। इस वक्त हम हैं बजाली जिले में, जो कि निचले असम में है। इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, मगर पिछले कुछ दिनों के बारिश से ये है नज़ारा। बजाली जिले के ये गांव है। इस गांव में 2 दिन पहले यहाँ पे जो पहुमारा नदी है उसका जो एम्बैंकमेंट है उसमें ब्रीच हुआ था, क्योंकि बहुत बारिश होने के कारण डेंजर लेवल से ऊपर फ्लो होना शुरू कर दिया था रिवर, और इसके बाद ये एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ। और देख सकते हैं कितनी तेज़ धार है यहाँ पे, जो बारिश का पानी आ रहा है। और इस तरह से जो बजाली जिला है निचले असम का, इसके सटा हुआ नलबारी जिला, बरपेटा जिला, बक्सा, तमिलपुर और इसके साथ साथ निचले असम के जो ज़िले हैं, रंगिया का जो इलाका है, इन पूरे इलाकों में अब पानी भर रहा है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है और सरकार की ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पे रेस्क्यू किया जाए, रिलीफ पहुंचाया जाए, मगर बहुत सारे ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पे पानी भर रहा है और वहां पे अभी भी सरकारी जो सहायता है वो पहुंच नहीं पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंदा तालुकदार है। गोविंदा जी, ये जो बजाली जिले में हम हैं अभी, यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से फ्लड हो रहा है, स्थिति क्या है, किस तरह से पानी आया और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति बहुत ही खराब है। सबसे पहले ये हुआ था कि पहले पूरा खेत का पानी पूरा भरा हुआ था, और पहुमारा नदी जो है उसका ऐसे भूटान भी पानी छोड़ रहा है बोल रहा है। हम तो डायरेक्ट पता नहीं लग रहा है, लेकिन दुनिया बोल रहा है कि पानी छोड़ रहा है। उसका वजह से परसों मेडिगुसी रेवेन्यू विलेज मेडिगुसी में मठावरी टूटने के बाद यहाँ का जो भवानीपुर समष्टि है, हाथीनापुर, कोलेक और हसीनापुर जीबी, पुठीमारी जीबी, उसके बाद साइलाबारी जीबी, भवानीपुर, स्वरूपेटा, ये पूरा भवानीपुर माने एरिया पानी का नीचे है। रोड को आप लोग देख ही रहे हो, ये रास्ते का क्या हाल हो रहा है। और प्रशासन की तरफ से हमारा अभी तक कोई ये खबर नहीं ले रहा है। और एनडीटीवी आप लोग आके हमारा ये पूछताछ किया है, इसके लिए हमारा राइज की तरफ से आप लोगों का हमारा तरफ से आंतरिक शुभेच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने हमारा बीच में आया है। और बारिश होने की गुंजाइश है, ऐसे में क्या परिस्थिति हो सकती है इस इलाके में? ये तो भयानक परिस्थिति हो सकता है, क्योंकि इससे पहले काल थोड़ा पानी डाउन हुआ था और आज सुबह से जैसे बारिश ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद अभी हमारा जैसे गांव में किसी का घर ऐसे नहीं है, 2-1 घर को छोड़ के किसी का घर में एक घुटना तक, एक जांग तक इतना पानी है। तो खाने पीने का भी ये पड़ रहा है, अभी तो कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा है। और दुनिया पागल हो रहा है, गोरू क्योंकि गाय बकरी ये सब तो बुरा हाल हो रखा है, वो मरने का तादाद में है अभी, इतना बुरा हाल है। लेकिन कोई यहाँ देने के लिए नहीं, पूछने के लिए भी कोई नहीं आया है अभी। तो ये जो माहौल अभी बना हुआ है, ये माहौल अगर और भी आगे चल के बारिश होती है, फिर ये माहौल और भी जोखिम भरा हो सकता है इन लोगों के लिए जो यहाँ पे हैं। जो वाटर लेवल गांव में बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे नए तरीके से पानी भर रहा है। और 20 तारीख तक बारिश होने की प्रेडिक्शन है मेट डिपार्टमेंट से। अगर ऐसा रहा तो असम एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बजाली से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और असम से अब रुक करते हैं कश्मीर का, जहां पर एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग की गई है। पंपोर इलाके में पुलिस अधिकारी की हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि ये आतंकियों ने की है। और आज सुबह सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या कर दी गई। सब इंस्पेक्टर को पहले अगवा किया गया और उसके बाद हत्या का शक है। जम्मू कश्मीर पुलिस के IRP यानी कि इंडियन रिजर्व पुलिस बटालियन में वो तैनात थे और आज उनकी हत्या कर दी गई। तो कश्मीर पुलिस ने, जो उनका कश्मीर जोन पुलिस है, उसने ट्वीट किया है और कहा है कि फारूक अहमद मीर का शव मिला है। और उन्होंने बताया कि वो IRP 23 बटालियन में पोस्टेड थे और उनका शव जो है वहाँ चावल के, धान के खेतों के पास, उनके घर के पास मिला है।
उनका कहना है कि शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि वो घर छोड़कर काम के लिए गए थे और ये कल हुआ शाम को, और वहां उनको संदिग्ध आतंकियों ने एक पिस्टल से मार डाला। और खबर अफगानिस्तान से, जहां अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारे के आसपास 3 धमाके होने की खबर आ रही है। हमले में एक शख्स की मौत और 3 लोगों के घायल होने की खबर है। गुरुद्वारे में 2 हथियारबंद आतंकियों के घुसने की भी खबरें आ रही हैं। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त गुरुद्वारे में 20 से 25 लोग मौजूद थे। तालिबानी सुरक्षा गार्ड को भी गोली लगने की खबर है। एक तालिबानी गार्ड की भी मौत हुई है इस हमले में। हमले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये चिंता की बात है और हालात पर नजर है। और इस मुद्दे पर एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि कार्ते परवान में गुरुद्वारे पर कायराना हमले की हर तरह से कड़ी निंदा होनी चाहिए। जब से इस हमले की खबर आई है हम पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। हमारी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है समुदाय का कल्याण। देखिए, अब तक की जो जानकारी है इसमें 3 लोग तो बाहर पक्का आ चुके हैं, एक जिनमें से एक रघुवीर सिंह है, और इनमें से 3 में से 2 को हॉस्पिटल भेजा गया, एक ज़्यादा जख्मी हैं। जो वहाँ के चौकीदार थे, गार्ड थे जो गुरुद्वारा साहिब के, वो मुसलमान थे, वो उसकी फौत हो गई, उसकी गोली लगने से मौत हो गई है वहाँ पर। और 7 से 8 लोग अभी भी बताए जा रहे हैं अंदर हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कितने अंदर हैं। गुरुद्वारे का लगभग जो मेन एरिया है वो ध्वस्त हो गया है आग के कारण, और कितने दहशतगर्द हैं और किस मंशा से आए हैं ये उनको पता नहीं, लेकिन ये कोई ना कोई तालिबान सपोर्टेड ही ऐसा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। वो वडोदरा भी गए, वहां पर उन्होंने एक रोड शो किया। पावागढ़ के काली मंदिर में भी वो गए दर्शन के लिए, और वहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सालों बाद उन्हें यहां आने का अवसर मिला है। गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से भी मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए, और आज उनकी मां का 100वां जन्मदिन है। पीएम ने अपनी मां को मिठाई खिलाई और अपनी मां से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। 2 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में ही रहेंगे।